लास्ट टाइम हमने ना लूप्स शुरू किए थे। हमने ना दो किस्म के लूप पढ़ लिए थे। एक हमने वाइल लूप पढ़ा था और एक हमने फॉर लूप पढ़ा था। तो आज तीसरे किस्म का हम लूप देखने लगे हैं कि जिसका नाम है डू वाइल लूप। तो इसका सबसे पहले ना हम एक सिंटेक्स देख लेते हैं बेसिक सा कि डू वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है। इसका सिंटेक्स इस तरह होता है कि सबसे पहले ना हमारे पास ये डू का कीवर्ड होता है। उसके बाद हमारे पास ना पेरेंथेसिस ब्रेसेस होती हैं, ये आप देख सकते हैं ब्रेसेस होती हैं। अब इसके दरमियान हमने वो कोड लिखना होता है जो कि हमने एग्जीक्यूट करना होता है। और उसके बाद हमारे पास एक वाइल का कीवर्ड होता है। वाइल के कीवर्ड के बाद पेरेंथेसिस के अंदर हमने एक कंडीशन लिखनी होती है। अब ये कंडीशन है बिल्कुल वही कंडीशन है जिस तरह हम वाइल लूप के अंदर लिखते थे, यानी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है ये हमारा कोड जो है ना एग्जीक्यूट होता रहता है। लेकिन वाइल लूप में और डू वाइल लूप में बेसिक सा जो सा डिफरेंस है वो ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ तब वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जब हमारी ये वाइल की कंडीशन ट्रू होती है। पहली दफ़ा अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पहले वो क्या करता है, वो हमारा कंपाइलर यहाँ से होता हुआ जब वो डू की कीवर्ड पे आएगा ना, वो क्या करेगा, जो सा ये डू का है ना ब्लॉक, इसके अंदर जो भी हमारा कोड लिखा होगा उसको एक दफ़ा पहले एग्जीक्यूट कर देगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वो कंडीशन चेक करेगा, वाइल की कंडीशन जो कि हमने लिखी होगी वाइल के अंदर। अगर वो वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो वो दोबारा जाके ये डू के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इसको यहाँ ही पे ब्रेक कर देगा। ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इनको यूज़ हम कब करते हैं। जो होता है ना डू वाइल का लूप, ये आपने याद रखना है। हम इनको हमेशा तब यूज़ करते हैं जब हमें यकीन हो कि हमने मिनिमम एक दफ़ा लूप ज़रूर चलाना है, यानी कि मिनिमम हमने एक दफ़ा लूप को ज़रूर चलाना है। तो तब आप कोशिश किया करें कि आप डू वाइल लूप यूज़ करें, बेहतर है। वैसे तो हम वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डू वाइल लूप इसीलिए बने हैं कि इसको हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें पता हो कि हमने मिनिमम एक दफ़ा ये लूप को एग्जीक्यूट करना है। अब हम इसको देख भी लेते हैं चला के। फ़र्ज़ करें मैं ना यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप की डाटा टाइप बना रहा हूँ, सी एच इसका नाम है। और हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ना यूज़र से इनपुट लेंगे। मैं यहाँ पे सी आउट, मैं सिंपल ना लूप के अंदर सिर्फ सी आउट करवाने लगा हूँ, हेलो वर्ल्ड। और अब मैं यहाँ पे क्या लूँगा, ये प्रिंट करवाने के बाद मैं यूज़र से इनपुट लेऊँगा सी एच के अंदर, जो कि हमारा करेक्टर एक वेरिएबल है। इसके अंदर मैं क्या लूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा। और यहाँ पे मैं कंडीशन ये लिख देता हूँ कि सी एच इक्वल टू ए कैपिटल वाई यानी कि यस, और सी एच इक्वल टू स्मॉल वाई, ये लिख देते हैं, ये लें। और इससे पहले मैं ये भी प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट, डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप जारी रखना चाहते हैं, यानी कि आप इसी लूप को दोबारा चलाना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, वो यूज़र से इनपुट लेगा। तो ये देखिएगा अब ये कोड हमारा किस तरह रन होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक करेक्टर वेरिएबल बना दिया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट लूँगा। और उसके बाद मैंने क्या किया, जब मेरा कंपाइलर यहाँ से चलता चलता यहाँ पे आएगा ना डू की स्टेट कीवर्ड के ऊपर, तो वह क्या करेगा, सबसे पहले ये जो सा है ना ब्लॉक, इसको एग्जीक्यूट कर देगा कंडीशन चेक किए बगैर, चाहे हमारी कंडीशन रॉन्ग है चाहे वो ट्रू है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ये कोड एग्जीक्यूट कर देगा। तो मेरे सामने क्या होगा, सबसे पहले ये हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद वो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सी एच के अंदर इनपुट ले लूँगा यूज़र से। तो अगर जो सा मेरा यूज़र है वो कैपिटल वाई या स्मॉल वाई मुझे इनपुट देगा, ये क्या लॉजिकल और ऑपरेटर है, आपको पता है। यानी कि अगर इन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो क्या होगा, ये मेरी वाइल की कंडीशन ट्रू होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सीन के लिए सीन के अंदर यूज़र से इनपुट ले लिया है। तो जब मुझे यूज़र कैपिटल वाई या स्मॉल वाई अगर मुझे वो देगा ना इनपुट, तो क्या होगा, ये मेरा वाइल लूप, ये मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा यही कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये तब तक ये वाला जो सा ब्लॉक है ना ये चलता रहेगा जब तक मेरा यूज़र वाई के अलावा कोई और इनपुट नहीं देता। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं इसको रन करता हूँ। वो उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। अब वो मुझसे इनपुट मांग रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, कहता है कि क्या आप इस लूप को जारी रखना चाहते हैं। तो मैं इसको वाई मैंने इनपुट दिया, तो देखिएगा वो देखिए दोबारा से कोड एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये देखिए ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, चाहे मैं इसको कैपिटल वाई इनपुट दूँ चाहे इसको मैं स्मॉल वाई इनपुट दूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसको वाई के अलावा कुछ और नंबर इनपुट दूंगा तो क्या होगा, मेरी यहाँ पे वाइल की जो सी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। और
मैं जब एंटर दबाऊंगा यहाँ पे तो वो देखो मेरा कोड वो वाइल लूप से बाहर आ गया है। तो ये जो सा काम था ये तो हम वाइल लूप से भी कर सकते थे, लेकिन हमने डू वाइल लूप यहाँ क्यों यूज़ किया है अब वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो वो देखें, अब अगर इसको मैं पहली दफ़ा ही यहाँ वाई के अलावा कुछ और इनपुट दे दूँ, फर्ज करें मैं इसको के इनपुट देता हूँ, तो आपको पता है वो देखिए मेरा लूप जो सा वो ब्रेक हो चुका है। लेकिन आप अगर यहाँ फोकस करें कि आपको पता है यहाँ हेलो वर्ड भी प्रिंट हुआ है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैंने पहली दफ़ा ही जो सा इनपुट है वो मैंने गलत दिया इनपुट, तो यानी कि मेरा जो सा लूप है वो चलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन डू वाइल लूप का यही फ़ायदा है कि जो सा हमारा अगर हम पहली दफ़ा ही हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हमारा हमारा जो सा लूप है वो कम से कम एक दफ़ा ज़रूर चलता है। तो ये तब हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चल जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा था पहले रह क्या था जब हम डाटा टाइप्स पढ़ रहे थे ना, तो ये टॉपिक मुझे तब करवाना चाहिए था लेकिन वो तब याद नहीं रहा, तो हम उसको ना अब करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास ना टाइप कास्टिंग आ जाती है कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग से मुराद होता है कि एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। यानी कि हमारे पास इंटीजर की डाटा टाइप होती है, फ्लोट की होती है, करैक्टर की होती है, डबल की होती है, इन सब को आपस में इंटरचेंज करना, यानी कि एक डाटा टाइप से अपने डाटा को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब ये दो तरह की होती है। पहली तरह की टाइप कास्टिंग को हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, और दूसरी टाइप इसकी होती है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट, अब जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ना, इसको हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो जी लेक्चर कोड हो रहा है, तो इसको हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, जबकि जो सी ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है इसको हम मैनुअल टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको नाम से ज़ाहिर होगा कि जो सा ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग है वो क्या होती है कि जो कि हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिक कर देता है, यानी कि ऑटोमेटिक एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, हम इसको मैनुअल टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। मैनुअल टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि जो सा प्रोग्रामर है या फिर यानी कि जो कोड लिख रहा है उसने खुद एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। तो हम बारी बारी दोनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कब होती है और किस तरह होती है। तो फर्ज करें मैंने यहाँ पर एक फ्लोट का वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट एक्स, इसको मैं वैल्यू साइन कर देता हूँ 4.56, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सी आउट, यानी कि सिंपल प्रिंट करवा लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो आपको पता है मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 4.56 प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने इसको रन किया तो वो देखिए 4.56 प्रिंट होके आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरे सामने फ्लोट में प्रिंट ना हो, ये जो है ना ये इंटीजर में प्रिंट हो, यानी कि पॉइंट्स के बाद वाले जितने नंबर है ना वो खत्म हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सॉरी हम तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग देख रहे थे ना, तो मैं इम्प्लिसिट की तरफ चला गया, एक्सप्लिसिट की तरफ चलिए हम इम्प्लिसिट पहले देख लेते हैं। तो ये क्या था, मैंने एक फ्लोट का वेरिएबल बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और इंटीजर का वेरिएबल बनाता हूँ, इंट वाई बना लेता हूँ, और इसको मैं क्या साइन कर देता हूँ, एक्स कर देता हूँ। ये देखिएगा मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले एक फ्लोट का वेरिएबल बनाया एक्स, उसके बाद मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया वाई। अब आपको पता है कि इंटीजर में क्या स्टोर हो सकता है, इंटीजर में स्टोर हो सकता है पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज, जबकि मैं वाई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, वाई के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 4.56, जबकि वाई एक क्या है, वाई एक इंटीजर है, ये सिर्फ पॉइंट्स के बगैर वाले नंबर्स को स्टोर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर देगा, यानी कि जो कि एक्स होगा ना, एक्स होगा उसको पहले किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको वाई के अंदर स्टोर करेगा। तो ये क्या है, ये इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगी, यानी कि ऑटोमेटिकली जो सा होगा ना एक्स वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा पहले, और बाद में उसकी वैल्यू वाई को असाइन हो जाएगी। तो इस यहाँ पे वाई के अंदर क्या स्टोर होगा, मेरे पास 4 अकेला स्टोर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे वाई को प्रिंट करवाऊँ तो आपको पता चल जाएगा, तो वो देखिए मेरे सामने सिर्फ अकेला 4 प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या था, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी, यानी कि मेरे कंपाइलर ने क्या किया, दोबारा सुन लें, मैंने एक फ्लोट का वेरिएबल बनाया था, मैंने क्या किया, मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया, मैं इंटीजर को अब असाइन कर रहा हूँ एक फ्लोट की वैल्यू। अब आपको पता है इंटीजर का एक वेरिएबल है तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है ना, तो यहाँ पे मेरा कंपाइलर फिर क्या करेगा, वो पहले एक्स को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो वो जो कन्वर्ट कर रहा है ना मेरा कंपाइलर खुद कर रहा है, तो ये जो खुद कर रहा है उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, अच्छा इसकी और एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम इस तरह देख लेते हैं कि मैं ना एक यहाँ पे एक करैक्टर बनाता हूँ कैर सी एच, इसको मैं असाइन कर देता हूँ कैपिटल ए, ठीक है।
कैपिटल ए स्टोर का एक कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और इंटीजर बनाता हूँ, एक्स कह लें। अब मैं इसके अंदर सी एच की वैल्यू रखने लगा हूँ। तो अब आप में से कोई बताएगा कि इस एक्स के अंदर क्या जाकर स्टोर होगा, क्योंकि हमें पता है कि सी एच क्या एक करेक्टर की डेटा टाइप है, जबकि एक्स क्या एक इंटीजर है। तो इंटीजर के अंदर सिर्फ एक इंटीजर ही स्टोर हो सकता है, जबकि मैं इंटीजर के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, एक करेक्टर। तो मेरा कंपाइलर यहाँ पे क्या करेगा, वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करेगा। वो क्या करेगा, जो कि सी एच है जिसकी डाटा टाइप क्या एक करेक्टर की है, वो इसको पहले कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। तो सी एच को जब वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, आपको पता है कि जब मैं ए है, कैपिटल ए है, इसको मैं जब करूँगा इंटीजर में कन्वर्ट, तो जो उसकी होगी ना इंटीजर वैल्यू, यानी कि इंटीजर वैल्यू हम कह सकते हैं इसकी आस्की वैल्यू, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए की जो सी आस्की वैल्यू होती है वो आपको पता है मेरे ख्याल से 65 होती है कैपिटल ए की। तो 65 जाके मेरे एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जब मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा एक्स को, तो आपको पता कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई ये टाइप कास्टिंग हुई है। तो ये आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का पता चल गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटा टाइप से डाटा को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा कंपाइलर कर रहा है। तो इस किस्म की टाइप कास्टिंग हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि मेरा कंपाइलर खुद ब खुद कर देता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें मैं ना दो इंटीजर्स को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें मैं 21 को डिवाइड कर रहा हूँ 10 पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि जब मैं ना 21 को 10 पे डिवाइड करूंगा, तो आपको पता है ये मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए 2.1 आना चाहिए, है ना। आप सबको पता है, आप मैथमेटिक्स आपने की होगी। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, मेरे ख्याल से शायद 2.1 नहीं आता है जी, 2.1 नहीं आता है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2.1 आना चाहिए जब मैं 21 को 10 पे डिवाइड करूँगा। लेकिन जो सी प्लस प्लस है ना, इसके कुछ रूल्स हैं, अपने ही रूल्स हैं। तो जारी सी बात है, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। सी प्लस प्लस का रूल ये है कि जब भी दो ओपरेंट्स की डाटा टाइप सेम होती है ना, तो जो आंसर होता है वो भी उसी डाटा टाइप का होता है। तो आपको पता है यहाँ पे जो सा 21 है वो भी एक इंटीजर है, आप देख सकते हैं, आप कर्सर लेके जाएंगे ना उसके ऊपर, और जो सा 10 है वो भी इंटीजर है। तो जब मैं दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा हूँ, तो जो सा मेरे पास आंसर आएगा वो भी हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर का होना चाहिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पे आंसर किसका आ रहा है, फ्लोट डाटा टाइप का आ रहा है, यानी कि 2.1 आ रहा है, फ्लोट में आ रहा है। तो मेरा कंपाइलर यहाँ पे क्या करेगा, वो आंसर जो सा फ्लोट में आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में कर देगा, इंटीजर में। तो ये भी मेरा कंपाइलर खुद ब खुद कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोट से किस में कर रहा है, इंटीजर में। फ्लोट यानी कि वो 2.1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, वो 2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या है, ये भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है, वो ये भी कंपाइलर खुद कर रहा है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो वो देखिए मेरे सामने 2 प्रिंट हो चुका है, ना कि 2.1 प्रिंट हुआ है। तो इसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम दूसरी टाइप की तरफ आ जाते हैं, जो कि हमारी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। इसको हम मैनुअल टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। मैनुअल टाइप कास्टिंग से मुराद ये है कि जो हमारा प्रोग्रामर खुद करता है, जब हम खुद एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये देखें, मैं चाहता हूँ हम इसी एग्जाम्पल से पहले ना शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 21 को डिवाइड किया 10 पे, तो जो सा मेरा आंसर वो एक इंटीजर में आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ, यानी कि आप देख सकते हैं मेरा जो सा डाटा वो लॉस हो रहा है, यानी कि जो सा मेरा आंसर था वो 2.1 आना चाहिए था, जबकि जो सा मेरा आंसर वो 2 आ रहा है, यानी कि मेरा डाटा लॉस हो रहा है, मेरा आंसर सही नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सा आंसर है ना वो 2.1 आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की डाटा टाइप को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं, पहले हमने देखा था कि ये सी प्लस प्लस का रूल है कि जब भी दो ऑपरेंड्स की डाटा टाइप मुख्तलिफ होती है, दो ऑपरेंड्स की डाटा टाइप मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी दो ऑपरेंड्स की डाटा टाइप मुख्तलिफ होती है, तो जो सा मेरा आंसर होता है वो किस डाटा टाइप में होता है, वो हायर डाटा टाइप में होते हैं। तो अब आपकी मर्जी है कि आप चाहे ये 10 20 है मेरे पास और एक 10 है, दोनों इंटीजर है। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा मेरे पास आंसर भी इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आंसर फ्लोट में आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनमें से दोनों में से किसी एक को फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब मैं खुद फ्लोट में कन्वर्ट करूंगा, उस किस्म की टाइप कास्टिंग को हम क्या कहेंगे, इस किस्म की टाइप कास्टिंग हम कहेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और वो हम किस तरह करते हैं, वो हम एक ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उस ऑपरेटर का नाम क्या है, कास्टिंग ऑपरेटर इसको हम कहते हैं। तो ये हम किस तरह लिखते हैं, हम पहले पैरेंथेसिस लिखते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम वो डाटा टाइप लिख देते हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल को कन्वर्ट करना होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं करूँगा क्या करूँगा, ये देखें मैंने क्या किया, मैं 21 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ फ्लोट में। तो मैं क्या करूँगा, 21 की लेफ्ट साइड पे, यानी कि 21 से पहले क्या करूँगा, पैरेंथेसिस लिखूंगा। पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो डाटा टाइप लिख दूंगा जिसमें मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, फ्लोट। तो अब ये क्या होगा,
सबसे पहले जो सा मेरा 21 है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। वो देखें, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ तो वो मुझे बता भी रहा है कि ये नंबर अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, फ्लोट में। वो देखिए 21.0 भी साथ उसने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, ये फ्लोट वाला नंबर है। उसने क्या किया, 21 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद वो 10 पे इसको डिवाइड करेगा। 10 क्या है, एक इंटीजर है। तो आप देखें ये 21 फ्लोट का है और 10 एक इंटीजर है, तो दो टाइप्स डिफरेंट हो गए डाटा टाइप्स। तो अब मेरा आंसर किस में आएगा, हायर डाटा टाइप में। तो हायर यहाँ फ्लोट है, तो इसलिए अब मैं जब इन दोनों को डिवाइड करके प्रिंट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2.1 आएगा, ना कि 2 आएगा। तो वो देख सकते हैं आप, ये क्या है, ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है। दो स्टेटमेंट्स और आ जाती हैं, क्योंकि हमने अभी अब लूप्स को पढ़ा है ना, लूप्स को हमने पढ़ा। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ये लूप्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती हैं। इनको हम कहते हैं ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट। ब्रेक, BREA के ब्रेक, और दूसरी स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू की। हम इनको देखते हैं कि ये हम कब कैसे यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं अभी। अब हम देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू को। अब ब्रेक स्टेटमेंट ये क्या होता है, अब देखिए हमारे पास एक लूप है। फर्स्ट करें, मैं यहाँ फॉर लूप ही लिख लेता हूँ। फॉर लूप को ना मैं I 0 से स्टार्ट करके ना फर्स्ट करें मैं 10 तक लेके जाता हूँ, और I++ है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, इफ़ की कंडीशन में यहाँ लिख देता हूँ कि इफ़ I इक्वल टू 7, तो तुम क्या करो, मेरे लूप को ब्रेक कर दो, ब्रेक, ठीक है। और इसके नीचे मैं प्रिंट करवाता हूँ सी आउट I एंड फिर एंड एल। ये लें, ये आपको पता है कि ये लूप है मेरा किस तरह वर्क करेगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये दो स्टेटमेंट्स को, ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करूँ तो आपको पता है कि मेरी जो सी ये लूप है वो I 0 से लेकर 10 तक रन होगा, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, सॉरी, क्योंकि मैंने I<10 लिखा हुआ है। तो मेरी जो सी I की वैल्यू है वो कहाँ से लेके कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे मैं नीचे I की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि 0 से लेकर 9 तक मेरी जो सी वैल्यूज़ है ना स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट हो जाएंगी। तो ये यहाँ देखिएगा, वो देखें I की जो सी वैल्यू है वो 0 से लेकर 9 तक मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई हैं। लेकिन अब मैंने जो सी ये कमेंट लगाए थे, अब मैं इनको दोबारा हटा रहा हूँ कमेंट्स को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने यहाँ लिखा है कि इफ़ जो सी I की वैल्यू है ना वो 0 से लेकर 9 तक चेंज हो रही है। मैंने लिखा है जैसे ही जो सी I की वैल्यू है वो 7 की इक्वल हो तो तुम क्या करो, लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। यानी कि जब तक I की वैल्यू 7 ही ना होगी तो वो ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे ही I की वैल्यू जो सी वो 7 की इक्वल होगी, यानी कि 0 से लेके 6 तक क्या ये कंडीशन फॉल्स रहेगी, और मेरा जो सा ये नीचे वाली सी आउट की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, यानी कि वो प्रिंट होता रहेगा स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जैसे ही लूप में I की वैल्यू 7 हो जाएगी तो ये I इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो वो ब्रेक की स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और जैसे ही ब्रेक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मेरा जो सा ये फॉर लूप है ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि जो सा मेरा कंट्रोल है ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ना ही 7 पे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ना ही 7 प्रिंट होगा, ना ही 8, ना ही 9, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ तो वो आप देख सकते हैं, यानी कि मेरी वैल्यू 0 से लेके 6 तक प्रिंट हुई हैं, ना कि इसलिए 7, 8, 9 और 9 ये प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जब जैसे ही I की वैल्यू थी वो 7 की इक्वल हो गया, उसने क्या किया, उसने लूप को ब्रेक कर दिया है, और वो लूप को ब्रेक करके बाहर आ गया है। तो ये होती है ब्रेक की स्टेटमेंट। अब इसको हम यूज़ कब करते हैं, आप ना इसको यूज़ कर सकते हैं जब आप ना किसी लूप के अंदर क्या करें, यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं और यूज़र क्या करता है, कुछ ना इनवैलिड इनपुट दे देता है। तो आप क्या करेंगे, आप ना वहीं पे लूप को ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें, चले मैं यहाँ पे आपको ना एग्जांपल से वाज़ह दिखा देता हूँ। आप क्या करते हैं, आप ना एक इंटीजर बना लें एज का। फ़र्ज़ करें आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसमें ना आपने यूज़र की एज भी इनपुट लेनी है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से सी आउट की मदद से। पहले मैं सी आउट करता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ एंट्री, और फिर यूज़र क्या करेगा, अपनी एज एंटर करेगा एज के वेरिएबल के अंदर। और ये क्या है, अब देखें, अब यूज़र ने क्या किया, अपनी एज को एंटर किया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ना मैंने एज के अंदर यूज़र से इनपुट ले लिया। अब ये एज का जो सा वेरिएबल है ना, इसको मैंने आगे कहीं जाके अपने ना प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एज के अंदर जो मैं इनपुट ले रहा हूँ उसको मैं आगे जाके कहीं पर यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको पता जो सी एज है वो माइनस में तो हो नहीं ना सकती, तो मैं यहाँ पे ना कंडीशन लगा लेता हूँ। कंडीशन में क्या लगाऊंगा, इफ़ जो सी एज है वो क्या है, वो लेस देन है 0 से। आपको पता है एज 0 से लेस देन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे यूज़र माइनस में तो इनपुट दे सकता है ना, एज माइनस में इनपुट दे सकता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है
वो इंटीजर में मैंने बनाया है एज, तो वो इनपुट माइनस वाले भी ले सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक लगा रहा हूँ कि इफ़ जो सी एज है वो क्या है लेस देन जीरो, यानी कि वो माइनस में चली जाती है। तो मैं फिर यूज़र से क्या कहूँगा, तुमने क्या किया है, तुमने इनवैलिड इनपुट दी है, इनवैलिड इनपुट है। तो आप क्या करेंगे, ये इनवैलिड इनपुट प्रिंट करके आप क्या करेंगे, लूप को ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक कर दो। यानी कि जैसे ही यूज़र ने इनवैलिड इनपुट दी है तो वो क्या करेगा, वो यूज़र को ये मैसेज प्रिंट कर देगा तो तुमने इनवैलिड इनपुट दिया, और साथ ही क्या करेगा, ब्रेक कर देगा लूप को, और उसके बाद यूज़र से इनपुट वो नहीं लेगा। तो मैं इसको अगर रन भी करूँ तो आप देखिएगा, तो देखें वो मेरे सामने प्रिंट हो के आ रहा है एंट्री और एज। मैं इसको 10 कर देता हूँ तो वो ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि वो मुझसे इनपुट लिए जाएगा 4 6 8। अगर जैसे ही कोई माइनस में मैं एज इनपुट दूंगा तो वो देखिएगा उसने क्या किया है, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करके लूप को ब्रेक कर दिया है। तो इस तरह के जब हमने काम करने थे ना, तो हम ना यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटिन्यू की स्टेटमेंट। अब हम कंटिन्यू की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कंटिन्यू की स्टेटमेंट से क्या मुराद है। अब कंटिन्यू की स्टेटमेंट भी मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक फॉर लूप यूज़ करता हूँ। तो हम पिछले फॉर लूप को यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पता है, ये मेरा फॉर लूप है, ये 0 से लेकर 9 तक रन कर रहा है, यानी कि इसमें आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक चेंज हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब फॉर लूप का मतलब कंटिन्यू का मतलब मैं आपको पहले समझा दूँ कि यहाँ दोबारा से मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा लेता हूँ। इफ़ जो सा आई है ना वो इक्वल टू हो, फर्ज करें, हाँ इस तरह लिखिए, बेहतर रहेगा कि इफ़ आई डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको पता है कि ये जो सी कंडीशन है ये मुझे क्या बताएगी कि अगर मैं आई को डिवाइड करूँ टू पे और मेरी जो से आप रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल आ जाए। आपको पता नहीं ये मॉडुलस का ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, मुझे रिमाइंडर रिटर्न करता है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई को टू पे डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड करने के बाद अगर जो मेरा रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर इवन है। तो मैं यहाँ पे ये चेक लगा रहा हूँ कि इफ़ जो सा मेरा आई है वो इवन है, तो तुम क्या करो, लूप को कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू सॉरी कंटिन्यू कर दो। और नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके बाद आके सी आउट करवाता हूँ आई को, सी आउट आई, और साथ ही एंड लगा देता हूँ। ये देखिए, अब अगर मैं इसको पहले इन दो को कमेंट आउट कर देता हूँ, अब इसको मैं रन करता हूँ, आपको पता है यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 से लेकर 9 तक सारी ना काउंटिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब इन दो जो से मैंने कमेंट्स लगाए इनको हटा देता हूँ। अब देखिएगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ आपको पता चल जाएगा कि असल में क्या हो रहा है। तो वो देखिए आपके सामने क्या नंबर प्रिंट हो गए हैं, 1 3 5 7 और 9, जो कि क्या है, ओड नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को ज़रा समझिएगा, अब आपको बेहतर समझाएगी असल में यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी, जीरो। वो जब उसने आई को, यानी कि जीरो क्या है आपको पता है इवन नंबर है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आई क्या होगा, इवन होगा, इवन होगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जब आई इवन होगा ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू जीरो थी तो वो इवन है, तो उसने क्या किया, लूप को कंटिन्यू कर दिया, यानी कि जैसे ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट आई तो क्या होता है, मेरा जो सा कंट्रोल है वो नीचे जाने की बजाय दोबारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, वो नीचे वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर देता है, वो क्या करता है, दोबारा ऊपर चला जाता है। अब ऊपर जाएगा, पहले आई की वैल्यू जीरो थी, जैसे ही वो ऊपर जाएगा अब आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो चुका है, अब वन हो गया है। ठीक है, अब आई की वैल्यू वन हो गया तो वो नीचे आएगा। अब आपको पता है वन इवन नहीं है, इसका मतलब क्या, ये कंडीशन फॉल्स है, तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वन को कर देगा सी आउट, यानी कि प्रिंट कर देगा। इसी तरह दोबारा ऊपर जाएगा कंट्रोल मेरा, तो आई की वैल्यू टू हो जाएगी, टू आपको पता है इवन है, तो वो दोबारा से कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नीचे वाली स्किप हो जाएंगी, तो वो दोबारा ऊपर चलेगा। यानी कि जितने भी जब भी मेरा जो सा इवन नंबर है वो आएगा ना, वो प्रिंट नहीं होगा, वो उसको स्किप कर देगा, और बकायदे से ओड नंबर सिर्फ उनको प्रिंट किया जाएगा। तो ये मुझे बता दें, ये आपको समझ आई है कि ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट किस तरह वर्क कर रही है यहाँ पे। चले मैं ये देखिए, आप मैंने दोबारा से एक दफ़ा बताया, तो मैंने इसको सबसे पहले मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अब ये इसको जहन से निकाल दे कि ये दो स्टेटमेंट्स नहीं है मेरे लूप के अंदर। सिंपली क्या हो रहा है, मेरा लूप की जो सी आई की वैल्यू है जीरो से लेकर 9 तक जा रही है, जीरो से लेकर 9 तक चेंज हो रही है। तो जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो आपको पता है जीरो से लेकर 9 तक जो सी मेरी वैल्यूज़ है मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसके अब कमेंट हटाता हूँ तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, आपको पता है कि आपके सामने देखें जो सी ओड वैल्यूज़ है ना सिर्फ वो प्रिंट हो रही है, यानी कि 1 3 5 7 9, ये कि ये ओड वैल्यूज़ हैं आपके सामने, इवन प्रिंट नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही, अब हम चलते हैं लूप के अंदर, समझते हैं कि क्यों नहीं प्रिंट हो रही। तो देखें, मैंने यहाँ पे ना एक इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है। इफ़ की कंडीशन कब ट्रू होगी, जब आई की वैल्यू क्या इवन है, ये तो आपको पता है ना।
कि आई की वैल्यू, मुझे ये कंडीशन यही बता रही है कि आई की वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो ये इफ़ की कंडीशन कब ट्रू है, जब इवन आई की वैल्यू इवन होगी। तो जब जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, तो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट करें मेरा जो ये लूप जो सा मेरा जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, आई की वैल्यू जीरो है, तो आपको पता है जीरो इवन है। तो जैसे ही जब ये सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू क्या इवन है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जाहिर बात है ट्रू है, क्योंकि जीरो इवन है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो मेरा जो सा कंट्रोल है वो नीचे वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने की बजाय क्या करता है, वो ऊपर दोबारा चला जाता है। यानी कि वो कंटिन्यू की जैसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, मेरा कंट्रोल वापस ऊपर फॉर लूप पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ना कि ये जितनी नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी इनको सबको स्किप कर देगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे ही इवन नंबर आया वो कंट्रोल मेरा वापस ऊपर चला गया, यानी कि वो सी आउट तक आया ही नहीं है। इसलिए सी आउट तक नहीं आया तो वो प्रिंट कैसे होगा वो, यानी कि जब भी इवन नंबर आएगा, जब भी इवन नंबर आएगा मेरे लूप के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यू की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो जब भी कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, जो सा मेरा कंट्रोल है वो वापस ऊपर चला जाएगा फॉर लूप की तरफ, नीचे वाली स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। जब नीचे वाली स्टेटमेंट को स्किप करेगा तो नीचे मैंने लिखा हुआ है इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। अब ना हम इस तरह करते हैं कि मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दो इंटीजर्स बना लेता हूँ, इंटीजर डिविडेंड और इसके अलावा डिविडेंड मैं ले लेता हूँ और एक डिवाइज़र ले लेता हूँ। दोनों के अंदर मैं क्या करूँगा, यूज़र से लूँगा। ये देखें, ये मैंने क्या किया, मैंने ना दो इंटीजर्स बना लिए, एक डिविडेंड बना लिया जिसको मैंने डिवाइड करना है, और एक डिवाइज़र बना लिया है जिसके ऊपर मैंने नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, जो डिवाइड करेगा नंबर को। और मैंने ये फॉर लूप लिखा हुआ है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ सी आउट एंटर डिविडेंड, सॉरी, और मैं डिविडेंड के अंदर यूज़र से क्या करूँगा, इनपुट ले लूँगा। और इसी के बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि एंटर डिवाइज़र, और मैं डिवाइज़र के अंदर भी उससे इनपुट ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसका आंसर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। यानी कि मैं क्या करूँगा, डिविडेंड को डिवाइड करूँगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, और इसको ये मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब आपको पता है, ये देखिए ये लूप आपको पता है 10 मरतबा चलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 10 मरतबा मुझसे इनपुट लेगा डिविडेंड और डिवाइज़र के लिए, और 10 मरतबा क्या करेगा, उनका जो सा आंसर आएगा ना यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब आपको पता है कि जो सा मेरा डिवाइज़र है वो वहाँ पे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ये आप सबको पता होगा, मैथ का रूल है कि जो सा डिवाइज़र है वहाँ पे मेरे पास ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं ना, अगर यूज़र इनवैलिड इनपुट दे देता है, यानी कि आप फर्ज करें यूज़र मुझे डिवाइज़र में ज़ीरो दे देता है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। एक तो हाल मेरे पास ये है कि ऊपर हमने पढ़ चुके, अगर वो यूज़र गलत इनपुट दे देता है तो हम क्या करेंगे, उसी वक्त लूप को ब्रेक कर देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जब यूज़र गलत इनपुट दे, मैं ब्रेक ना करूँ, मैं क्या करूँ, मैं लूप को दोबारा शुरू से चला दूँ। यानी कि मैं दोबारा से कहूँ, यूज़र यार तुमने ना मुझे गलत इनपुट दिया है, अब तुम मुझे दोबारा सही इनपुट दो। तो हम अगर हम ये करना चाहते हैं तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, मैं वहाँ पे कंटिन्यू की स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। यानी कि इफ़ मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा, इफ़ जो सा डिवाइज़र है वो क्या है, इक्वल टू क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है। यानी कि अगर जो सा यूज़र है वो डिवाइज़र को जीरो के इक्वल, यानी कि जीरो मुझे इनपुट देते, तो मैं क्या करूँगा, मैं कंटिन्यू कर दूंगा ब्रेक को, कंटिन्यू। तो ये आप देखिएगा, मैंने जो सा कंटिन्यू की स्टेटमेंट लिखी है ना, वो मैंने डिवाइड करने से पहले लिखी है कि अगर जो सा डिवाइज़र है वो मुझे डिवाइज़र में ज़ीरो इनपुट दे देता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि वो उन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो दोबारा लूप को ऊपर ले जाएगा, यानी कि यहाँ दोबारा आ जाएगा और वो दोबारा यूज़र से शुरू से इनपुट लेगा, ठीक है। मैं इसको रन भी करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिएगा, वो कह रहा है कि एंटर डिविडेंड, मैं इसको डिविडेंड 10 देता हूँ और डिवाइज़र 5 देता हूँ, तो देखिए आंसर मेरे पास ज़ीरो आ गया है। और साथ ये, अच्छा ये हम आई भी प्रिंट कर रहे हैं, सॉरी ये ज़ीरो इसलिए प्रिंट हुआ है, मैंने नीचे सी आउट आई भी कर रहा हूँ, तो इसको मैं ज़रा रिमूव कर दूँ। ये रिमूव करने के बाद मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो मैंने इसको दोबारा रन किया, मैं इसको डिविडेंड 10 इनपुट दे देता हूँ, और जो सा डिवाइज़र है मैं इसको 5 इनपुट दे देता हूँ, तो देखिए उसने मुझे आंसर बिल्कुल सही 2 प्रिंट करके दे दिया है। अब मैं इसको डिविडेंड 4, और जैसे ही देखिएगा मैं इसको डिवाइज़र 0 इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है।
जैसे ही मैं इसको डिवाइजर 0 इनपुट दिया तो क्या होगा, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसे इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा जो सा कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो सा मेरा कंट्रोल है वो नीचे वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो दोबारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे जाके दोबारा इनपुट लेना शुरू कर देगा। तो बेहतर ये है कि मैंने यहाँ पे यूज़र को बता भी दूँ कि तुमने ना इनवैलिड इनपुट दी है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे सी आउट भी करवाता हूँ पहले, सी आउट इन, पहले मैं क्या करूँगा, मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ कि तुमने इनवैलिड इनपुट दी है। जैसे ही वो प्रिंट होगा और वो मेरा जो सा ब्रेक कंटिन्यू की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, मेरा जो सा लूप है वो दोबारा ऊपर चला जाएगा शुरू से। तो मैं अगर इसको दोबारा से रन करता हूँ, दोबारा आपके सामने, तो अब आपको बेहतर समझ आ जाएगी। देखिए अगर डिविडेंड मैं 4 इनपुट दे रहा हूँ और डिवाइजर इसको मैं 0 इनपुट दे रहा हूँ। जैसे ही मैं 0 इनपुट दूंगा तो आपको पता है ये मेरी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जैसे ही इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट, और साथ ही कंटिन्यू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो जो सा मेरा कंट्रोल है वो वापस ऊपर चला जाएगा यहाँ फॉर लूप की तरफ, यानी कि वो दोबारा मुझसे इनपुट लेना शुरू कर देगा। तो ये देखिएगा मैं जब एंटर दबाया है तो वो देखिए मुझे कह रहा है इनवैलिड इनपुट, और साथ ही उसने मुझे दोबारा इनपुट मांग रहा है मुझसे एंटर डिविडेंड। ये इसलिए एक लाइन में आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ इनपुट के बाद ना ये लाइन के बाद मैंने एंडल नहीं लगाया, ठीक है। तो मुझसे दोबारा से ना इनपुट मांग रहा है, मैं उसको सही इनपुट देता हूँ। अगर 10 और डिविडेंड डिवाइजर में उसको 5 इनपुट देता हूँ तो वो देखिए उसने मुझे डिवाइड करके दे दिया यहाँ से। तो अब आपको समझ आ गई होगी। तो ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई चेक लगाना हो, यानी कि अगर यूज़र गलत इनपुट दे रहा है तो आप क्या करें, नीचे वाली कैलकुलेशन करें ना, आप दोबारा से लूप को शुरू से ले जाएं। तो आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यू की स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता ये है कि हम ना कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को ना, कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। क्या करते हैं, एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें, यानी कि हम क्यों एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, यानी कि फंक्शन भी हम इसी तरह आप जहन में रखें जिस तरह हम लूप को यूज़ करते हैं। लूप हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमने कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होता है तो हम क्या करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो सा फंक्शन है ये भी तकरीबन हम इसी मकसद के लिए यूज़ करते हैं। फंक्शन भी हम इसलिए यूज़ करते हैं, एक फ़ायदा ये है कि हमने अगर ना बार बार कुछ स्टेटमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उन स्टेटमेंट्स को पकड़ के उनका एक फंक्शन बना देते हैं, यानी कि उनको एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हैं। और जब भी हमें वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना होता है हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। जैसे ये देखिए ना, हम यहाँ कॉल करते हैं ना, सीन का फंक्शन, सी आउट का फंक्शन, ये सारे हम कॉल करते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट बार बार ना रिपीट हो रही है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हम क्या करेंगे, उनको एक ही फंक्शन के अंदर लिख देंगे और उस फंक्शन को बाद में कॉल कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन को लिखते कैसे है, उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे बेसिक जो सा सिंटेक्स होता है ना, मैं यहाँ आपको पहले लिख के दिखाता हूँ, वॉइड, और उसके बाद फर्ज कर लें मैं फंक्शन, अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है। अब फंक्शन का नेम जो मर्जी आप लिख लें, मैं यहाँ पे इसका नेम लिख लेता हूँ प्रिंट स्टार। और ये देखिए अब मैंने ना बेसिक फंक्शन बना दिया है। अब ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ये जो सा वॉइड है ये मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप है कि मेरा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ये हम अभी देख लेते हैं कि रिटर्न टाइप से क्या मुराद है, क्या रिटर्न करना है। फिलहाल ये है कि मेरा फंक्शन ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड लिख दिया है। उसके बाद ये जो सा प्रिंट स्टार है ये फंक्शन का नेम है, आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। और इसके बाद जो से ये प्रेंसिस है, ये आपको बताइए कि ये हर फंक्शन के शुरू में आती हैं, ये उसकी आइडेंटिफिकेशन होती हैं। और उसके बाद ये मेरे पास करली ब्रेसेस आ जाती हैं। ये करली ब्रेसेस आपको पता है कि यहाँ से मेरा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये दो करली ब्रेसेस के दरमियान जितना भी मैंने कोड जो सा मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखना है वो मैं इन दो ब्रेसेस के दरमियान लिखूंगा। तो फर्स्ट करें, मैंने ये जो सा प्रिंट स्टार का फंक्शन बनाया है ना, ये मैंने इसलिए बनाया कि इसको मैं जब भी कॉल करूँगा ना, ये क्या करेगा, मुझे ना स्टार प्रिंट करके दे देगा। यानी कि मैं क्या करता हूँ, मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ इसके अंदर, वो मैं फ़र्ज़ करें 40 दफ़ा, हाँ तकरीबन 40 दफ़ा नहीं, 40 दफ़ा नहीं, 20 दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये मुझे क्या करेगा, मुझे 20 स्टार प्रिंट करके दे देगा, सी आउट। और ये स्टैरिक है, और ये अब आपको बताइए ये लूप मेरा कितनी दफ़ा चलेगा, 20 दफ़ा मेरा ये लूप चलेगा, आपको बताइए। और क्या करेगा, 20 दफ़ा मेरी स्क्रीन के ऊपर 20 स्टार प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो सा कंट्रोल है वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। जब इस फंक्शन के अंदर आएगा तो वो यहाँ जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो इन सबको एग्जीक्यूट करेगा। तब हम इसको कॉल करके देखते हैं ज़रा। मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन बनाया है,
ये फंक्शन आपको पता है बेसिक क्या करेगा, इसमें एक फॉर लूप लिखा हुआ है, ये फॉर लूप क्या करेगा, बी स्टार प्रिंट कर देगा मेरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखें इसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ना मेन के फंक्शन के अंदर आपको पता है सबसे पहले मेरा कौन सा फंक्शन ना एग्जीक्यूट होता है, मेरा मेन का फंक्शन, मेरे मेन के फंक्शन से वर्किंग स्टार्ट होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मेन के फंक्शन के अंदर आकर ना मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ, मेरे फंक्शन का नेम क्या प्रिंट स्टार है, तो मैं प्रिंट स्टार और आगे ये पैरेंथेसिस लिखूंगा, ये आपने याद रखना है। इस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं। इस तरह हमने फंक्शन का नेम और सिर्फ आगे उसके पैरेंथेसिस लिखनी होती हैं। तो ये क्या करेगा, मेरा जो सा कंपाइलर है वो कहाँ से स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना, मेरे कोड को यहाँ मेन के फंक्शन से स्टार्ट करेगा, यानी कि वो सबसे पहले यहाँ 15वीं लाइन पे आएगा, उसके बाद ये 16वीं लाइन पे क्या करेगा, सिस्टम क्लियर CLS का मतलब ये है कि मेरी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, आपको पता ही है सिस्टम CLS का मतलब क्या है कि मेरी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पहले जो भी लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो जब यहाँ 18वीं लाइन पे आएगा वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको एक फंक्शन मिल जाएगा प्रिंट स्टार का फंक्शन। तो वो क्या करेगा, प्रिंट स्टार के फंक्शन के पास चला जाएगा, यानी कि कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा, मेरा प्रिंट स्टार के फंक्शन के पास, यहाँ पे आ जाएगा। अब वो यहाँ से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। वो जब इसके अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको पता चलेगा यहाँ पे एक फॉर लूप है, वो फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि क्या होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर 20 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। जैसे ही 20 स्टार प्रिंट होंगे तो ये एंडिंग वाली जो सी एंडिंग ब्रेसेस है ना वो आ जाएगी। तो जैसे ये एंडिंग वाली ब्रेस है ये क्या करेगा, मेरा फंक्शन को रिटर्न कर देगा, यानी कि जिस जहाँ से ये कॉल हुआ है वहीं पे मेरा कंट्रोल वापस चला जाएगा। रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि जहाँ से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है मेरा कंट्रोल वहीं पे वापस चला जाएगा। तो मैंने इस फंक्शन को कहाँ कॉल किया था, 18 वाली लाइन पे, यानी कि 18वीं लाइन पे मैंने क्या किया था, इस फंक्शन को मैंने कॉल किया था। तो जैसे ही मेरी ये एंडिंग वाली ब्रेस आएगी, मेरे कंपाइलर को ये नजर आएगी, तो वो क्या करेगा, उस कंट्रोल को वापस वहीं पे ले जाएगा 18वीं लाइन पे, और यहाँ से नीचे चलना शुरू कर देगा। तो फिलहाल यहाँ पे नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो क्या करेगा, मेरा मेन फंक्शन यानी कि क्लोज हो जाएगा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो आप देखिएगा आपके सामने यहाँ स्क्रीन के ऊपर क्या होगा, 20 स्टार, वो देखिए 20 स्टार प्रिंट होके आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से आपको बता दूं कि मेरा जो सा फंक्शन जो सा एग्जीक्यूट होता है ना, मेरा प्रोग्राम वो कहाँ से होता है, मेन के फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ मेन के फंक्शन से वो स्टार्ट हो रहा है। मैं ना यहाँ नीचे कुछ और भी प्रिंट करवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ कि फंक्शन कॉल एंडेड, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ऊपर में मैं यहाँ ना ऊपर भी एक स्टेटमेंट को ना करवा देता हूँ, कोई ना प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन कॉल स्टार्टेड, ताकि आपको सही पता चल सके। तो ये देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो सा कंपाइलर है ना यहाँ से वर्किंग करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सिस्टम CLS आएगा, उसके बाद वो मेरे ना स्क्रीन को क्लियर कर देगा। उसके बाद वो क्या प्रिंट करेगा, फंक्शन कॉल स्टार्टेड, ये मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो क्या आएगा, जब इस लाइन पे आएगा ना 19वीं लाइन पे, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको पता चलेगा जैसे ही प्रिंट स्टार का फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है ना, तो जो सा मेरा कंट्रोल है वो कहाँ पे चला जाएगा, इस फंक्शन के पास आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही इसके पास मेरा कंट्रोल आएगा तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट होगी। तो आपको पता है यहाँ पे 20 स्टार प्रिंट हो जाएगा। 20 स्टार प्रिंट होने के बाद जो सा जैसे ये एंडिंग वाली ब्रैकेट आएगी तो इससे क्या होगा, मेरा कंट्रोल वापस वहीं पे चला जाएगा जहाँ से इसको कॉल किया गया था। तो आपको पता है ये कॉल कहाँ से हुआ था, 19वीं लाइन से। तो यहाँ इस लाइन से ये कॉल हुआ था, ये इसी पे वापस आ जाएगा। तो अब ये वाली जो सी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। एग्जीक्यूट होने के बाद अब वो नीचे आ जाएगा 20वीं लाइन पे। 20वीं लाइन पे जब आएगा तो वो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो यानी कि वो क्या प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन कॉल एंडेड हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आपके सामने यही आएगा। तो वो आप देख सकते हैं कि मैं ना इसके बाद यहाँ पे ना सी आउट भी करवा दूँ, ताकि आप वो एंडल भी लगाता हूँ, ताकि ना जो सी है ना आउटपुट आपके सामने बिल्कुल क्लियर आए। तो वो देखिए आपके सामने नजर आ रहा है आपको। सबसे पहले क्या हुआ है, फंक्शन कॉल स्टार्टेड यहाँ पे प्रिंट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, ये कॉल मैंने चलेगी मेरे फंक्शन को, उस फंक्शन ने क्या किया, 20 स्टार मेरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये देखिए प्रिंट कर दी है। 20 स्टार जब प्रिंट होने के बाद मेरी कॉल वापस आई है इस स्टेटमेंट पे, तो उस स्टेटमेंट ने क्या प्रिंट कर दिया, फंक्शन कॉल एंडेड। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी किस तरह एक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, किस तरह उसको कॉल जाती है, किस तरह हमारी कॉल वापस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक सवाल आया था, हम अपने फंक्शन मेन के बाद भी लिख सकते हैं। जी जी बिल्कुल हम लिख सकते हैं, लेकिन वो भी मैं ना आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल आप इसको देख लें
कि अब देखें ये आपको पता चल गया कि किस तरह जो सा मेरा फंक्शन है ना कॉल इसके पास आती है। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, फ़र्ज़ करें मैं ना यहाँ पे आपको ना एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम बाद में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लगा इंटीजर एक्स का, ठीक है। इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 9। अब मैं क्या करूँगा, मैं ना इसको यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू को यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यानी कि सी आउट करना चाह रहा हूँ एक्स की वैल्यू को, और इसको मैं फ़िलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, ये लें। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ना 9 की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। लेकिन अगर ये मैंने क्या किया हुआ, मैंने ना एक्स को डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन में एक्स की वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने जहाँ पे एक्स की वैल्यू यूज़ करनी है उससे पहले मैंने क्या किया, एक्स को डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स को डिक्लेयर ना करूँ तो आपको पता क्या होगा, जाहिर सी बात है एरर आ जाएगा। मेरा कंपाइलर क्या कहेगा कि x इज़ अनडिफाइंड, तो वो देख सकते हैं कि x इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ जो सा आपने x यूज़ किया हुआ है ना, इसका मुझे पता ही नहीं ये क्या चीज़ है, यानी कि आपने इसको यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया, तो आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो वो मुझे ये एरर बता रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वो जो सी इसकी डिक्लेरेशन है उसको मैं वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको अब इसको x का पता चल गया कि x क्या चीज़ है, x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 9 है, तो अब वो इसको प्रिंट यहाँ पे कर देगा जैसे कि यहाँ पे हुआ भी है, ठीक है। इसी तरह जो सा ये प्रिंट स्टार का फंक्शन है ना, यहाँ पे मैंने इसको क्या किया हुआ है, मैंने इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ये आपने याद रखना है, ये जो सी पहली स्टेटमेंट होती है ना, ये वॉइड प्रिंट स्टार और यहाँ तक, इसको हम कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेटर, ये आप याद रखें, डिक्लेरेटर इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इसी तरह हम एक फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं। तो जो सी ये पहली लाइन होती है इसको हम कहते हैं फंक्शन का डिक्लेरेटर। तो आप फ़र्ज़ करें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ मेन में आके ये प्रिंट स्टार का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए इस लाइन पे मैं प्रिंट स्टार का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि अगर मैंने इस लाइन पे प्रिंट स्टार का फंक्शन यूज़ किया है तो इसको पहले डिक्लेयर भी होना चाहिए, यानी कि अगर मैंने इस फंक्शन को पहले कहीं डिक्लेयर ही नहीं किया तो क्या मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यानी कि ये देखिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये लें। मैंने क्या किया, मैंने उस फंक्शन को कमेंट आउट कर दिया, यानी कि अब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं उसको यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो अब यहाँ दोबारा वही एरर आना शुरू हो जाएगा। तो वो देखिए वो कह रहा है कि प्रिंट स्टार वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, के प्रिंट स्टार यहाँ आपने डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो आप उसको कैसे कॉल कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि जहाँ पे हमने फंक्शन को यूज़ करना है हमें उससे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये भी कोई फंक्शन है, फिर उसके बाद हम नीचे जाके उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के नीचे ले जाऊँ, यानी कि इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, मैं इसको मेन के फंक्शन के नीचे ले जाता हूँ, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, तो अब दोबारा से क्या होगा, वही काम आ जाता है जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एक्स डिक्लेयर करता हूँ, इंट एक्स, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे उसको 9 असाइन करवाता हूँ। लेकिन जो मैं एक्स को प्रिंट करवा रहा हूँ ना, मैं उस लाइन से ऊपर करवा रहा हूँ, सी आउट एक्स। तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, तो वो देखिए वो मुझे दोबारा एरर दे रहा है। वो मुझे क्या एरर दे रहा है, कह रहा है आइडेंटिफायर एक्स इज अनडिफाइंड, कि उसको एक्स का नहीं पता। क्यों नहीं पता, कि मैं यूज़ एक्स को मैं पहले कर रहा हूँ लेकिन डिक्लेयर मैं बाद में कर रहा हूँ, तो वो मुझे एरर दे रहा है। तो यही मसला पे यहीं पे आएगा, यहाँ पे भी वही मसला आएगा कि क्या हो रहा है कि यूज़ मैं जो कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को पहले यूज़ कर रहा हूँ, देखिए प्रिंट स्टार का फंक्शन पहले ही कॉल होगा, यानी कि वो पहले यूज़ हो रहा है, लेकिन जो उसका डिक्लेरेटर है, जो उसकी डिक्लेरेशन है वो बाद में यहाँ लिखी हुई है, तो ये मुझे सेम वही एरर देगा। अगर मैं इसको यहाँ अब रन करता हूँ, वो देखें वो वही मुझे एरर दे रहा है कि प्रिंट स्टार वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो सा प्रिंट स्टार का फंक्शन है इसको मैं मेन के बाद लिखूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहले बात मैं ये वाली कंप्लीट कर लूँ कि जो सी ये पहली लाइन होती है इसको हम कहते हैं ये फंक्शन का डिक्लेरेटर है, ठीक है। उसके बाद जो सी ये करली ब्रेसिस के अंदर जो मैंने लिखा होता है ना, इसको हम कहते हैं फंक्शन की बॉडी, ठीक है। फंक्शन की बॉडी इसको हम कह सकते हैं, या फंक्शन की डेफिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फंक्शन डेफिनेशन आप इसको कह लें, या बॉडी भी कह सकते हैं आप, डेफिनेशन, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, मैंने फंक्शन को नीचे डिक्लेरेटर उसकी डेफिनेशन सारी कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मेन के फंक्शन में यूज़ करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन के ऊपर, क्योंकि जहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ मुझे इसको उससे पहले डिक्लेयर करना लाजमी है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो सा ये डिक्लेरेटर होता है ना, हमारे फंक्शन का जो सा डिक्लेरेटर होता है, हम सिंपली क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे,
यानी कि वॉइड प्रिंट स्टार की स्टेटमेंट को मैं कॉपी करूँगा, इसको जाकर मेन के ऊपर यहाँ पे लिख दूंगा, पेस्ट कर दूंगा और एंड पे सेमीकोलन लगा दूंगा। ठीक है, अब जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी ना इसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेयर, मैंने ये वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया है। जैसे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी तरह मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। इसको हम फंक्शन की डिक्लेरेशन भी कहते हैं और इसको हम फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं, प्रोटोटाइप। ठीक है, अब क्या होगा, अब वो मुझे एरर कंपाइलर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने जो सा मैं प्रिंट स्टार का फंक्शन है ना उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो यहाँ मेन के ऊपर मैंने क्या किया उसको पहले मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन दूसरी उसकी डेफिनेशन है ना, उसकी बॉडी है, वो मैंने मेन के नीचे लिखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या होगा, मेरा कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही वो कॉल करता हुआ इस प्रिंट स्टार के फंक्शन पे आएगा ना, वो क्या करेगा, वो ऊपर कहीं जाकर ढूंढेगा क्या ऊपर कहीं पे प्रिंट स्टार का कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, डिक्लेयर हुआ है। तो जब उसको प्रिंट स्टार के फंक्शन की डिक्लेरेशन मिलेगी तो वो क्या करेगा, वो उसके पास चला जाएगा, वो देखेगा इसकी बॉडी कहाँ पे है, वो फिर इसकी बॉडी देखेगा, वो अब उसकी बॉडी कहीं भी पड़ी होगी वो उसको जाके एग्जीक्यूट कर देगा, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे कोई एरर नहीं आएगा, तो वो आप देख सकते हैं मुझे कोई एरर नहीं आया। उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे वो प्रिंट करके दे दिया वो काम जो भी उस फंक्शन का काम था। तो ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कि किस तरह हम अगर अगर हमने वो जहाँ पे हमने फंक्शन को यूज़ करना है, अगर हमने फंक्शन की बॉडी से ऊपर लिखी हुई है तो फिर हमें इसको डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने फंक्शन से नीचे उस फंक्शन को लिखा हुआ, यानी कि अगर हमने उस फंक्शन को मेन से नीचे लिखा हुआ तो मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने पहले उस फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन के ऊपर, ताकि उसको मैं मेन के अंदर यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ तक मुझे बता दें कि आपको समझ आ गई है। अब देखें, आपको यहाँ वॉइड का थोड़ा सा पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पे वॉइड क्या लिखा है। क्योंकि मैंने यहाँ वॉइड इसलिए लिखा है क्योंकि जो सा मेरा प्रिंट स्टार का फंक्शन है ये सिंपली क्या कर रहा है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है कोई चीज़, यानी कि मुझे वापस कोई रिटर्न नहीं कर रहा, यानी कि जहाँ से मैंने इसको कॉल किया है वहाँ पे जाके ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये सिंपल क्या कर रहा है, सिंपल जब इसको मैं कॉल करूँगा ये 20 स्टार प्रिंट करेगा और कंट्रोल को वापस वहाँ पे ले जाएगा, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए मैंने इसकी जो सी डाटा टाइप है वो क्या मैंने रखी है, वॉइड रखी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम क्या करते हैं, हम फंक्शन के आर्गुमेंट्स को देखते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं फंक्शन के, हम उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये मैं ना फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को पकड़ के ना ऊपर ही ले जाता हूँ ताकि ना आपके लिए फिलहाल समझना आसान हो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी जगह पे। तो ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, मैं इसको भी ज़रा चलिए लिख रहने देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, हम देखने लगे हैं कि फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब आर्गुमेंट्स हम उन वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि हम एक फंक्शन को पास करते हैं। जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं ना तो हम उसको कुछ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं जो कि उस जाके फंक्शन में यूज़ हो रहे होंगे, तो हम उनको कहते हैं, इसके ये आर्गुमेंट्स हैं। तो ये देखें, फर्ज करें मैं ना इस फंक्शन को प्रिंट स्टार के फंक्शन को ना एक वैल्यू ना आर्गुमेंट के तौर पे देता हूँ, इंट एक्स दे देता हूँ, ये लें। ठीक है, ये जो सी पैरेंथेसिस होती है ना फंक्शन के आगे, हम ये वैल्यू उस दो पैरेंथेसिस के अंदर इसको पास करते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस फंक्शन को एक एक्स, एक इंटीजर पास किया है, एक्स की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ पे एक्स की वैल्यू इसको मैं पास करूँगा ना, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यू अगर 10 है तो तुम क्या करो 10 स्टार प्रिंट कर दो, यानी कि एक्स लेस देन 10 होगा, यानी कि सॉरी 10 नहीं एक्स कर देते हैं, ये ले। ठीक है, अब एक्स क्या है यहाँ पे, अब x की वैल्यू अगर यहाँ पे 20 है तो आपको पता है यहाँ पे 20 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि मैंने क्या किया, x की वैल्यू i की वैल्यू को 0 से लेके लेस देन x लेके जा रहा हूँ। यानी कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 10 आएगी तो यहाँ पे i लेस देन 10 होगा। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 20 आएगी मेरे पास तो फिर क्या होगा, i लेस देन 20 होगा। यानी कि जितनी x की वैल्यू आएगी मेरे पास, ये जो सा फॉर लूप है उतनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और उतने ही स्टार प्रिंट कर देगा। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैंने इसको मेन में से कॉल करना है तो मुझे इसको एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं अगर यहाँ पे आऊँ ना तो मुझे वो बता भी रहा है, कॉल मुझे ना एरर भी दे रहा है, कहता है टू फ्यू आर्गूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, कि जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना तो आपने इसको आर्गूमेंट्स जो से ना वो आपने ना पूरे नहीं भेजे। यानी कि टू फ्यू आर्गूमेंट का मतलब ये होता है कि जितने आर्गूमेंट भेजने चाहिए आपने उसको उतने आर्गूमेंट नहीं भेजे। तो अगर आप देखेंगे ना ऊपर फंक्शन का जो से डिक्लेरेटर है उसमें फंक्शन को मैं एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ मैं कोई भी यहाँ पे आर्गूमेंट कोई भी वेरिएबल पास नहीं कर रहा, तो वो इसलिए मुझे एरर दे रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जब भी प्रिंट स्टार के फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, अब मैं क्या करूँगा उसको एक इंटीजर पास करूँगा। तो मैं कहता हूँ 10। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने ये 10 जो से ना ये 10 उसको पास कर दिया। अब ये जो सी 10 की वैल्यू है वो जाके किस में स्टोर हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू के अंदर। तो अब x की वैल्यू क्या है 10 है, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर 10 बार स्टैटिक प्रिंट होगा। तो मैं इसको अगर रन करूँ तो
हैं कि यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर कितने स्टार प्रिंट हो गए हैं, 10 स्टार प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यानी कि मैं इसको चेंज भी करके देखता हूँ, यानी कि मैं अगर यहाँ 40 करता हूँ तो मैं अगर दोबारा इसको रन करूँ तो अब क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या 40 आई है, यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आई है 40, और ये जो सा फॉर लूप है मेरा 40 दफ़ा चलेगा। 40 दफ़ा चलेगा तो मेरे सामने यहाँ पे क्या होगा, 40 स्टार, ये देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ 40 स्टार प्रिंट होके आ चुके हैं। तो ये हम कहते हैं कि फंक्शन को आर्गूमेंट पास करना। ठीक है।